हेलो एवरीवन, आज डेट है 20 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि महेश्वर डैम को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सवाल की गैप को लेकर के, तो सवाल की गैप को अगर हम मैप में व्यू करें, सवाल की गैप जिसको सवाल की कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, और ये लिथुआनिया एंड पोलैंड कंट्री का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर लोकेटेड है। लिथुआनिया और पोलैंड कंट्री जो है वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्री हैं। यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो ये है कैलिनिंग्राड जो रशिया का पार्ट है। रशिया की मेनलैंड टेरिटरी यहाँ पर लोकेटेड है और ये स्मॉल पार्ट यहाँ पर लोकेटेड है। तो इनके बीच में कनेक्टिविटी को लेकर के कुछ इशू रहा, जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में कैलिनिंग्राड जो है वो भी न्यूज़ में बना हुआ था। तो सवाल की गैप, कैलिनिंग्राड, इनकी लोकेशन जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है और आपको पता होना चाहिए। इस तरीके की टर्म जो है वो न्यूज़ में रहती है, क्योंकि अगर हम यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो इसी तरीके की जो टर्म है या इसी तरीके का जो एरिया है जो न्यूज़ में बना हुआ था और उसको किसी भी तरीके से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली। वो जो एरिया है वो कहाँ पर लोकेटेड है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें तो मैच द फॉलोइंग में अभी जो 2022 में प्रीलिम्स का पेपर हुआ उसमें आपने भी देखा होगा कि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन वो एरिया क्यों न्यूज़ में रहे इसको रिलेट करके क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कोई एरिया न्यूज़ में है तो वो क्यों न्यूज़ में बना हुआ है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर COP27 की जो मीटिंग चल रही इजिप्ट में, आप सभी को पता है वनडे के लिए उसको एक्सटेंड किया गया। और एक्सटेंशन का मेन रीज़न ये था कि ये COP27 की मीटिंग हुई, लेकिन इस डिस्कशन से क्या रिजल्ट आना चाहिए, एक बात रखी जाए कि अच्छा COP27 में जो कंट्रीज़ हैं वो शामिल हुए और इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया। तो यहाँ पर COP27 जो मीटिंग हुई, जो प्रोग्राम था, उसमें जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो एक तरीके से एग्री हुए हैं एक ऐसा फंड क्रिएट करने के लिए कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने जो क्लाइमेट चेंज में अपना रोल प्ले किया है उसको एक तरीके से हम रिड्यूस करना चाहते हैं। और इसके लिए जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को और स्मॉल कंट्रीज़ एंड पुअर कंट्रीज़ को फंड प्रोवाइड करेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बोला गया है कि अभी तक क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिले हैं, उन सभी को भी यहाँ पर टैकल करने की कोशिश की जाएगी। मीन मनी जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा स्मॉल कंट्रीज़ को, पुअर कंट्रीज़ को एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो अपने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करके जो भी बेसिक प्रोग्राम है, जो भी बेसिक रीजन है, उनको सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम में हमारा जो दिल्ली है वहाँ पर नो मनी फॉर टेरर, जो नो मनी फॉर टेरर एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है और इसका थर्ड एडिशन जो है वो न्यू दिल्ली में कंडक्ट करवाया गया है। इससे पहले इसके 2 एडिशन हो चुके हैं, 2018 और 19 में, लेकिन 2018 में पेरिस में, 19 में मेलबर्न में। तो यहाँ पर इशू क्या देखने को मिल रहा है कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बोला कि अब टाइम आ गया है कि नो मनी फॉर टेरर जो है इसके लिए हम एक परमानेंट सेक्रेटरीट जो है वो एस्टेब्लिश करें। तो यहाँ पर जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी तरफ से बात रखी कि इस तरीके का तो कोई डिस्कशन करने की बात ही नहीं थी इस तरीके के कॉन्फ्रेंस में। साथ ही साथ यहाँ पर FATF की बात की गई, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, कि वो एक मल्टीलेटरल बॉडी है दैट मॉनिटर टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। एन ऑफिशियल सेड NMFT नो मनी फॉर टेरर इज कॉम्प्लीमेंट्री टू FATF एज द लेटर इज मेंबरशिप बेस्ड वाइल NMFT इज मिनिस्ट्रियल। तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो इसके लिए जो सेक्रेटरीट है वो एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है, ऐसा अदर मेंबर कंट्रीज ने बोला जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। साथ ही साथ में अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो ये NMFT जो है इसमें ये भी डिस्कशन किया गया है कि सभी मेंबर कंट्री जो है टेररिज्म की एक ऑफिशियल जो
डेफिनेशन है वो उसको निकाल करके सामने लेकर के आए। टेरर फाइनेंसिंग जो है इनको लेकर के एक ऑफिशियल डेफिनेशन हो, टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग, ताकि सभी कंट्री जो है वो अपने लेवल पर इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर सके। नहीं तो मिल करके डिस्कशन करना कि अच्छा ये हो गया है, इतना टेरर बढ़ रहा है, टेररिज्म की वजह से ये इशू हो रहे हैं, वो डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है जब तक उस डिस्कशन से एक रिजल्ट ना निकल करके आए और वो रिजल्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हो ग्राउंड लेवल पर, तभी जा करके जो इशू है उनको हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, देखो ये श्रीनगर की बात बोली गई है कि श्रीनगर जो है उनमें 980 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट किए जाएंगे उसका मेक ओवर करने के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि नेक्स्ट 6 मंथ जो है उसमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर जो श्रीनगर है वहाँ पर साइकिलिंग ट्रैक, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली पाथवे, मार्केट, स्ट्रीमलाइन ट्रैफिक सिस्टम, ये सब कुछ जो है वहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। और इंस्टॉल करने का बेसिक रीजन ये है कि बहुत सारे मार्केट प्लेस को अच्छे से डेवलप करना, ताकि टूरिज्म सेक्टर जो है वो और ज़्यादा यहाँ पर डेवलप हो सके। ताकि सिटी और सिटी लेवल पर अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में भी बात की जा रही है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल की अच्छे से सुविधा उपलब्ध हो सके, ताकि टूरिज्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो। तो यहाँ पर बात की गई है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की। देखो ये जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसको 2015 में स्टार्ट किया गया था। और इसमें डिसाइड किया गया था कि 100 सिटीज़ को डेवलप किया जाएगा, उन सिटीज़ में जहाँ पर कुछ इशू है, जैसे कि वहाँ पर एनवायरनमेंट को लेकर कुछ इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कुछ इशू है, तो वहाँ पर रहने वाले जो भी सिटीजन हैं उनको एनवायरनमेंट फ्रेंडली या फिर स्मार्ट सॉल्यूशन जो है उनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ताकि जो भी चेंजेस किए जाएं उसकी वजह से कोई भी इफेक्ट देखने को ना मिले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने वाराणसी में काशी तमिल समागम जो है उसका इनॉग्रेशन किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंपॉर्टेंट बात ये बोली कि डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में बहुत पहले से है, लेकिन उन डाइवर्सिटी को हमने यूनिटी में चेंज किया है, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। साथ ही साथ में उन्होंने बात की कि तमिल लैंग्वेज जो है वो एंशियंट लैंग्वेज में आती है, तो अगर हमें हमारी डाइवर्सिटी को एक तरीके से रिस्पेक्ट करना है तो सभी को तमिल लैंग्वेज के बारे में, तमिल लिटरेचर के बारे में बेसिक जो पॉइंट है वो पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक बुक जो है उसका अलग अलग जो लैंग्वेज में जो वर्जन किया गया है उसको यहाँ पर रिलीज किया गया है, और बुक का नाम है थिरुक्कुरल, जिसको कुराल के नाम से भी जानते हैं। और देखो जब बात आती है एथिक्स की, मोरालिटी की, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट बुक्स है उनमें से एक थिरुक्कुरल जो है वो भी है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात ये बोलेगी। साथ ही साथ ये जो भी इनिशिएटिव है इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत, मतलब जो भी हमारी डाइवर्सिटी है उसको हमें यूनिटी में चेंज करना है, और एक भारत श्रेष्ठ भारत जो इनिशिएटिव है इसके ऊपर हमें फोकस करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो यहाँ पर ये बोला गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आप सभी को पता है कि आने वाले टाइम में जल्दी हमारी जो एजुकेशन है वो लोकल लैंग्वेज में होना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर गूगल पर कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो हैं उनको लोकल लैंग्वेज में गूगल सर्च के थ्रू कैसे आप कन्वर्ट करोगे, इसके बारे में यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया है। और ये बोला गया है कि 3 मिलियन साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो ऑल मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की वो जल्द ही गूगल के थ्रू उनको सर्चेबल किया जा सकता है। और ये जो इनिशिएटिव है वो कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ये प्रोग्राम है, ये इनिशिएटिव है, और इन्होंने मिलकर के प्रोग्राम स्टार्ट किया है। देखो आज थोड़ा सा हेल्थ इशू है, तो कुछ इशू अगर आपको देखने को मिले तो प्लीज़ उसको अवॉइड करना। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो नेक्स्ट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर हमारे जो नए इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको अपॉइंट किया गया है अरुण गोयल को। अरुण गोयल जो है वो पहले फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज थे, और इन्होंने वीआरएस ले लिया था। वीआरएस मतलब वॉलेंटरी रिटायरमेंट सर्विस, आपकी जो टर्म कंप्लीट होती है उससे पहले आपने रिटायरमेंट ले लिया अपनी इच्छा से, तो अब उनको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जब से हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब से बने राजीव कुमार, उन्होंने जब चार्ज लिया तब से ये पोस्ट है जो है वो वैकेंट बनी हुई थी। देखो इलेक्शन कमीशन जो है वो ओरिजिनली सिंगल मेंबर बॉडी था, लेकिन टाइम के साथ में जैसे जैसे बर्डन क्रिएट हुआ इसको मल्टी मेंबर बॉडी के रूप में चेंज कर दिया गया। हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ओके,
आर्टिकल 324 से 329 के बीच में इलेक्शन कमीशन के बारे में बेसिक बातें बताई गई हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें जो भी इलेक्टोरल रोल में किस तरीके से अपना नाम आपको करवाना है इसको लेकर के आर्टिकल है। जो भी 18 ईयर्स से अबोव हैं उनको यहाँ पर वोट देने का राइट है। ये सारी बातें जो हैं वहाँ पर बताई गई हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, हाँ, ये इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया है उनके बीच में जो ट्रेड पैक्ट को लेकर के जो डिस्कशन चल रहा था उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर ने क्लियर किया है कि जल्दी जो भी इशू है उसको हम सॉल्व करेंगे और जल्दी इसको रेटिफिकेशन किया जाएगा ताकि दोनों कंट्री जो है मिलकर के अपने ट्रेड के ऊपर फोकस कर सके। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो यहाँ पर बताया गया है कि अभी कुछ कमेंट देखने को मिला वीडी सावरकर के ऊपर, तो इसको लेकर के आसाम के जो सीएम है उन्होंने बोला है कि वीडी सावरकर जो है, वीर सावरकर जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक जेल में रहे थे, तो उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटी की होंगी, कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए कुछ काम किया होगा, तभी तो उनको जेल में रखा गया हुआ ना। तो ये प्रूफ देता है कि उनका काफ़ी अच्छा इन्वॉल्वमेंट था हमारी कंट्री को रिलीज़ करने में, हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंट बनाने में। साथ ही साथ में यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो हमारी जो हिस्ट्री की बुक है उसमें चेंज देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि लचित बारफुकन जो है, जो एक सेलिब्रेटेड जनरल ऑफ द अहोम डायनेस्टी है, उन्होंने रूल किया था 600 साल तक अहोम डायनेस्टी ने आसाम वाले रीजन के ऊपर। तो उनकी 400 एनिवर्सरी जो है उसको सेलिब्रेट किया गया। इस टाइम वहाँ के जो सीएम है उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्च किया। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि देखो मुगल एरा के बारे में हमारा जो हिस्ट्री की बुक है उसमें ये बोला जाता है कि उन्होंने कंप्लीट इंडिया को अपने अंडर कर लिया था, लेकिन हमारे जो हिस्टोरिकल जो फैक्ट है उनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कभी भी मुगल डायनेस्टी ने अपने अंदर नहीं किया था। साथ ही साथ में यहाँ पर आसाम के जो सीएम है उन्होंने बोला है कि हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, हिस्ट्री जो है, इसको दोबारा से रीराइट करने की जरूरत है। साथ ही साथ में जो अदर स्टेट हैं जहाँ के पास में और अदर फैक्ट्स अवेलेबल हैं वो भी हमें प्रोवाइड किए जाने चाहिए, ताकि इस तरीके से जो भी हमारे बुक्स में जो भी गलत इंफॉर्मेशन है उसको चेंज किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो देखो यहाँ पर बताया गया है प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में। ये जो प्रधानमंत्री किसान योजना है ये 2019 में स्टार्ट की गई लोकसभा इलेक्शन के टाइम में, और इसमें ये डिसाइड किया गया कि साल में 3 बार जो है वो 2-2 हज़ार की क्या आएगी, इंस्टॉलमेंट आएगी किसानों के डायरेक्ट, फार्मर्स के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। लेकिन यहाँ पर अब एक आरटीआई डाली गई, और आरटीआई में रिजल्ट देखने को मिला है कि लास्ट 3 ईयर्स में अगर हम कंपैरिजन करें तो 67% ड्रॉप देखने को मिला है पीएम किसान स्कीम के अंडर। तो यहाँ पर बताया गया है कि पहले 11.84 करोड़ जो है उनको मनी मिल रहा था, और अभी 3.87 जो करोड़ है उनको ही मनी मिल रहा है। तो यहाँ पर डाटा ढूंढने की कोशिश की गई, गवर्नमेंट से भी क्वेश्चन किए गए कि क्या बेसिक रीजन है जिसकी वजह से ये जो डलनेस है या फिर जो डिक्रीज है वो देखने को मिला है। तो इसके बारे में क्लियर जो आंसर है वो नहीं दिया गया है। बस आपको ये देख रहा है कि जो भी हमारी स्कीम है उनका ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पर बताया गया है कि देखो former Vice President Hamid Ansari presented the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development of 2021 to प्रथम। प्रथम एक एनजीओ फाउंडेशन है जो एजुकेशन के सेक्टर में काम करता है, और ये 2021 का जो पुरस्कार है, जो प्राइज है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट, वो दिया गया है प्रथम ऑर्गेनाइजेशन को। तो इस तरीके के कौन सा इंपॉर्टेंट जो प्राइज है वो किसको दिया गया है इसको लेकर के भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ओके, देखो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि कौन से ईयर के लिए ये प्राइज जो है वो दिया गया है। ये भी एक बेसिक चीज होती है जिससे जो है आप बहुत सारे क्वेश्चन को राइट डाउन कर सकते हो। तो जो भी आप लाइन पढ़ो, जो भी आप वर्ड पढ़ो, उस हर वर्ड के ऊपर आपका जो फोकस है वो होना चाहिए। बहुत बार बिटवीन द वर्ड्स जो है वो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम अगर समझ लेते हैं, और समझा कब जाता है जब हम एक एक वर्ड्स को अच्छे से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है,
यहाँ पर फॉरेन पेज पर। तो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूक्रेन की विजिट पर गए हैं। उन्होंने वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनको क्लियर किया है कि जब तक यूक्रेन इस वॉर में जीत नहीं जाता है तब तक हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है साइंस पेज पर, और यहाँ पर देखो जो यूएस के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक ओरल ड्रग बनाई है कि किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल को लोअर किया जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है PCSK9 इनहिबिटर्स जो है वो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो इसी को लेकर के नया जो LDL रिसेप्टर्स है उनके ऊपर फोकस करने की बात की गई है ताकि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को हम मैनेज कर सकें। यहाँ पर स्पेन में लार्जेस्ट एवर मैरीन टर्टल फोसिल जो है वो पाया गया है। ओके, A new species of ancient turtle discovered in the Cal Tordes locality, northeastern Spain may have been one of the largest berry turtles to have been lived, suggest a new study with an estimated body length of up to 3.74 मीटर। तो एक तरीके से अगर हम डिस्कस करें तो काफ़ी लार्जेस्ट इस तरीके का मैरीन टर्टल का जो स्केलेटन है वो देखने को यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर देखो, अभी हमने COP27 की मीटिंग कंप्लीट की है और हम उनने वहाँ पर ये डिस्कस कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। अब यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो हमने 1-2 दिन पहले भी आर्टिकल डिस्कस किया था कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जहाँ पर पहले टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है वहाँ पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। लेकिन हमने साथ ही साथ में ये भी डिस्कस किया था कि कनाडा जो कंट्री है वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में एक प्रमोशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर है जो पहले काफ़ी लो लेवल पर रहता था वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को वहाँ पर बेनिफिट मिला है। सेम इशू ये यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ में देखने को मिल रहे हैं कि पहले वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी लो रहता था, जिसकी वजह से वहाँ पर डेंगू स्प्रेड नहीं हो पाता था। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि फ्रांस जो है उसमें हम रेगुलर डेंगू के केसेस जो हैं वो देख रहे हैं और काफ़ी पिछले टाइम से जो है वो डेंगू के केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 2006 में पहली बार डिटेक्ट किया गया और उसके बाद में केसेस की संख्या बढ़ रही है। तो इसका बेसिक रीज़न ये है कि जो टेम्परेचर हाई हो रहा है उसकी वजह से जो डेंगू के जो भी वायरस हैं वो यहाँ पर इजीली जो है वो यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ही ये यहाँ पर स्प्रेड देखने को मिल रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से देखो क्या क्या इशू देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल है कि जापान जो है वो अपना डिफेंस बजट को इंक्रीज कर रहा है। क्यों, बेसिक रीजन क्या है? तो देखो, जापान की लोकेशन को अगर आप व्यू करोगे, आप अपना एटलस माउंटेन जो है, एटलस जो आपका मैप है उसको व्यू कीजिए, तो जापान की जो लोकेशन है उसके आसपास वाले रीजन में कोरियन पेनिनसुला आता है, रशिया आता है, और साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट जो है वो US भी लोकेटेड है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हमने क्या देखा कि नॉर्थ कोरिया ने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसको लॉन्च किया। साथ ही साथ में जो जापान है उसके अदर कंट्रीज के साथ में भी, जैसे कि कुछ आइलैंड्स को लेकर के रशिया के साथ इशू है, कुछ आइलैंड्स को लेकर के चाइना के साथ में इशू है, और कुछ टाइम पहले हमने ताइवान को लेकर के भी इशू देखा था, जिसकी वजह से चाइना ने उसके आसपास वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवा दी थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिला था। और एक बेसिक रीजन रशिया यूक्रेन वॉर भी हो सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो अपने जो भी वेपन है उनको डेवलप कर रही है नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में। और अभी प्रेजेंट टाइम में हमने देखा कि वहाँ के जो अर्लियर प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे, उनकी भी डेथ हो गई, उनके ऊपर अटैक हुआ था। तो इस तरीके के इशू जो हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। तो इन सभी को टारगेट करने के लिए जापान यहाँ पर फोकस कर रहा है। हालांकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात बोली गई है कि वहाँ की जो रीजनल बॉडी है वहाँ पर वेपन का बहुत कम यूज़ करना है। हालांकि अपने जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उनको सिक्योर करने के लिए वेपन को यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर फोकस किया गया है कि उसको भी चेंज किया जाएगा, क्योंकि इंटरनल लेवल पर भी इशू देखने को मिल रहे हैं, उन सभी को भी सॉल्व करना है। साथ ही साथ में यहाँ
यहाँ पर रशिया, चाइना, इनके साथ में जो भी अपने आइलैंड इश्यूज हैं उन सभी को भी सॉल्व करना है। और नॉर्थ कोरिया जिस तरीके से अपने वेपन को डेवलप कर रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए खुद के पास भी तो होने चाहिए ना। ऐसा थोड़ा है कि अटैक होने के बाद में जो है वो वेपन बनाए जाएंगे, और यही एक बेसिक रीजन है। इसीलिए जो भी वेपन है उनको एक तरीके से डिक्रीज किया जाए, उनके ऊपर कम से कम फोकस किया जाए, और जब ये फोकस होगा तभी दूसरी कंट्री जो है वो अपने यहाँ पर डेवलप नहीं कर पाएगी। नहीं तो कम से कम वो दूसरी कंट्री को काउंटर करने के लिए ही अपने यहाँ पर उससे भी हाई टेक्नोलॉजी के जो वेपन है उनको डेवलप करेगी, जिसकी वजह से इशू जो है, इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो कभी कम नहीं होगी, इंक्रीज जरूर होती जाएगी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया की एमिशन को लेकर के क्या फ्यूचर स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताया गया है कि देखो कोप 21 की जो मीटिंग थी, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, उस टाइम एक डिसीजन लिया गया था, सभी कंट्रीज ने अपने एनडीसी डिसाइड किए थे, नेशनली डिटरमाइंड जो टारगेट है उन सभी को यहाँ पर डिसाइड किया गया था। तो उसमें एक बात बोली थी, इंडिया ने भी अपने टारगेट लिए थे, और मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि टेम्परेचर जो है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिएगा, और मैक्सिमम अगर हम देखें तो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर अर्थ का नहीं बढ़ने देना है, नहीं तो प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगी। तो उसको लेकर के ही कि किस तरीके से टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं होने दिया जाएगा, तो सभी कंट्रीज अपनी एक फ्यूचर डिटेल्ड स्ट्रेटजी जो है वो शेयर करें, ताकि पता चल सके कि कौन सी कंट्री जो है किस तरीके से काम कर रही है, और उसका जो एक रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट मतलब उसका एक डिसीजन होना चाहिए कि अच्छा ये प्रॉब्लम जो है इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है, ताकि जो अदर कंट्रीज हैं उनको भी हम क्या ले सके, अपने साथ में ले सके, और उनको भी इस तरीके की स्ट्रेटजी से अगर बेस्ट रिजल्ट आते हैं तो वहाँ पर भी वो इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो यहाँ पर इंडिया ने अपने टारगेट डिसाइड कर दिए थे कि 2015 जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसके बाद में इंडिया ने एनडीसी अपने टारगेट डिसाइड करे। लास्ट कोप 26 में इंडिया ने जो है वो नेट जीरो एमिशन 2070 टारगेट डिसाइड किया। साथ ही साथ ने इंडिया ने कोल के लेकर के भी बात बोला कि हम फेज आउट नहीं कर पाएंगे, खुद को फेज डाउन करेंगे। फेज डाउन मतलब कुछ टाइम का ड्यूरेशन लेंगे और उसमें हम डिसीजन लेंगे कि अच्छा कितना कोल जो है वो एमिशन नहीं होना चाहिए, या फिर कितना कोल जो है वो एमिशन हम करते रहेंगे ताकि हम हमारा जो एमिशन है उसको रिड्यूस कर पाएंगे। तो इसी को लेकर के इंडिया ने अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजी यहाँ पर रखी है। फोकस किया है इंडिया ने कि इलेक्ट्रिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल का हम करेंगे, साथ ही साथ जो हाइड्रोजन जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। और इंडिया के लिए बोला गया है कि हम हमारे टारगेट्स को तभी अचीव कर पाएंगे जब 2025 तक हम क्या करें कि कोल का कम से कम यूज़ करें, नॉन फॉसिल फ्यूल्स जो है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, कोल को एलिमिनेट करें, और इलेक्ट्रीफाइड जो व्हीकल है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में लॉन्च किया जाए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की गई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, उसके ऊपर भी फोकस किया जाए, उन सारे टारगेट्स को अचीव किया जाए, क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से जो एमिशन है वो काफ़ी कम लेवल का होता है और जो इंजन है वो काफ़ी स्मूथ तरीके से वर्क करता है। तो बेसिक पॉइंट यही है कि इन सभी पॉइंट्स को या जो भी हमारे टारगेट है उनको हम तभी अचीव कर पाएंगे जब जो भी हमारे स्मॉल स्मॉल टारगेट है उनको हम रेगुलर अचीव कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में बोला गया है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बात रखी गई है कि इंडिया ने 2015 के टाइम में जिन टारगेट्स के ऊपर हमने फोकस किया था उन्हीं को अचीव करने के लिए इंडिया फोकस कर रहा है और डिटरमाइंड है जो भी हमने टारगेट डिसाइड किए थे उन सभी को सॉल्व करने के लिए। तो एक बेसिक क्वालिटी है कि इंडिया जो है वो किस तरीके से अपने आप को प्रमोट कर रहा है और किस तरीके से फ्यूचर स्ट्रेटजी जो है एमिशन को लेकर के उस पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो है वो इंडिया की रेफर की है और इंडिया में इंडियाज राइट टू एन इक्विटेबल एंड फेयर शेयर ऑफ द ग्लोबल कार्बन बजट। ओके, साथ ही साथ में ये फोकस किया गया है कि अगर हमारे यहाँ पर एमिशन ज़्यादा देखने को मिलता है तो हम उसको बैलेंस करने के लिए उन कंट्रीज से इस तरीके के शेयर को अर्न करेंगे जहाँ पर एमिशन जो है काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से भी हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। मतलब क्लाइमेट को लेकर के अगर कोई भी इशू है तो उसके ऊपर कंपनसेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस यहाँ पर किया गया है।
तो यहाँ पर COP26 की बात बताई गई है कि ग्लासगो में लास्ट ईयर जो है वो इंडिया और बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उन्होंने नेट जीरो टाइमलाइन डिसाइड की थी। COP27 जो है वो एक इम्प्लीमेंटेशन कॉन्फ्रेंस थी कि कंट्री जो हैं वो किस तरीके से अपनी नेट जीरो एमिशन जो टारगेट है उनको एक तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके लिए जो काम है उसी के लिए ये जो मीटिंग है COP27 की, इसके ऊपर मेजर फोकस था। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे अदर इनिशिएटिव, जैसे कि अगर हम बात करें तो डेली करंट अफेयर्स जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स, डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस के नाम से वीडियो जाता है और यहाँ पर ये जो आर्टिकल है, ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक, साथ ही साथ में मेंस को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा वहाँ पर आपके साथ में शेयर किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स शेयर की जाती है जिनका आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें तो आप अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो भी करंट अफेयर्स में बना हुआ है उन सभी से रिलेटेड जो भी रिलेटेड पॉइंट है, फैक्ट है, उन सभी को यहाँ पर कवर करवाया जाता है। मतलब कोई भी न्यूज़ का जो बेसिक बैकग्राउंड से लेकर के और उसका एक बेसिक बैकग्राउंड से लेकर के और प्रेजेंट टाइम में किस तरीके से वो न्यूज़ है में बना हुआ है या क्या इशू है, उन सभी को सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। साथ ही साथ में यहाँ पर डेली क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज जो है, डेली करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज जो है वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसमें जो भी करंट अफेयर है उनको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाते हैं, साथ ही ये भी बताया जाता है आपको कि करंट अफेयर्स में से किस तरीके से क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं। तो आप इन सारे वीडियोज़ को व्यू कर सकते हो और आप हमें सपोर्ट दे सकते हो। ओके, थैंक यू।